नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज प्रचार का आखिरी दिन था और भारतीय जनता पार्टी ने झंडा गाड़ा भी तो बीज बिहाड़ा में। हमने इस बाबत बातचीत की विनोद गुप्ता से। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज प्रचार का आखिरी दिन था। प्रचार यानी डीडीसी चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन था। आखिरी मतदान, 8वें चरण का मतदान 19 को होना है, 22 को मतगणना होनी है। लेकिन आखिरी प्रचार के दौरान जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद के परिवार का गढ़ माना जाता है बीज बिहाड़ा, जिसमें लगातार पीडीपी जीतती जाती, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की रैली थी, जिसमें शाहनवाज और विनोद गुप्ता जो महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मौजूद है। वहां पे तिरंगे फहराए गए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती बार बार ये कहती है कि तिरंगे नहीं फहराने, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन आज वहां पर उनके गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकाली। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं विनोद गुप्ता, जो महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के। विनोद जी, आपका स्वागत है। और विनोद जी, आज की रैली को आप किस तरीके से देखते हैं? वहां पे आपको डराने का भी प्रयास किया गया? देखिए विनोद जी, आज भारतीय जनता पार्टी की ये आखिरी और फाइनल रैली थी इन चुनावों में। माननीय शाहनवाज हुसैन जी ने इस रैली को एड्रेस करना था और जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर खचाखच एक सभा भरी हुई थी। हजारों की तादाद में लोग वहां पर खड़े बैठे हुए थे और 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर तिरंगे फहरा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है हर जगह नजर आ रहा था। और बीज बिहाड़ा, जैसा आपने कहा, ये ऐसी जगह है जो मुफ्ती परिवार का गढ़ माना जाती है। और महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था कि 370 अगर हटा तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। बीज बिहाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की भारी सभा, उस सभा को शाहनवाज हुसैन और हम सब ने संबोधन किया। और रैली एड्रेस करने से पहले वहां पर हमने तिरंगा झंडा जो है वो फहराया। रैली के स्थान के ऊपर तिरंगे झंडे और भारतीय जनता पार्टी के झंडे जो लहरा रहे थे और लोग खुशी से नाच रहे थे, झूम रहे थे। ये सब ने देखा, देश ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। ये डेमोक्रेसी की जीत है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन कश्मीर और मिशन कश्मीर, उसकी जीत है। ये कश्मीर के लोगों की जीत है। ये कश्मीर के लोग, उन्होंने देश दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान, ISI और गुपकारियंस को एक बड़ा मैसेज बीज बिहाड़ा से दिया कि हमें शांति चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें टेररिज्म नहीं, टूरिस्ट चाहिए। ये सारा एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया। आप हैरान होंगे, नाच कर बीज बिहाड़ा के अंदर कश्मीर के लोग तिरंगा हमारी आन बान और शान है के नारे लगे। भारत माता की जय के नारों से बीज बिहाड़ा गूंज उठा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। ये ऐतिहासिक रैली थी। ये कश्मीर के बदलाव की रैली थी, ये मैं कहना चाहूँ। जी विनोद जी, खलल डालने का भी प्रयास किया गया? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो पीस मिशन कश्मीर को लेकर है, उसको कोई खलल नहीं डाल सकता। आतंकवाद चर अपने आखिरी सांस पे है। पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है। वो एक फुलझड़ी, एक पटाखा उन्होंने चलाया तिरंगे की शान में। वो बीज बिहाड़ा के अंदर जो तिरंगे फहराए गए, उसकी शान में उन लोगों ने एक पटाखा चलाया। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये डरा नहीं सकते, ये धमका नहीं सकते, ये रुका नहीं सकते, तिरंगे की शान को ये खराब नहीं कर सकते। कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 25 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है माननीय प्रधानमंत्री जी के पीस प्रोसेस को लेकर। तो ये छोटी सी फुलझड़ी जो है, छोटा सा पटाखा, भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के इस मिशन को कहां रोक सकता है? आप देखिए, जिस ढंग से कश्मीर ने वोट किया और आखिरी फेज में भी वो वोट होने वाले हैं, 30%, 40%, 50%, 60% तक भी वोटिंग जो है कुछ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, कुछ डीडीसी के सेगमेंट के अंदर हुई है। ये बड़ा मैसिव संदेश है कि आतंकवाद और अलगाववाद के साये से बाहर निकलकर, पत्थरबाजी के साये से बाहर निकलकर कश्मीर के लोगों ने 1989 के बाद
पहली बार इतनी बड़ी वोटिंग की है, तो बुखलाहट तो पाकिस्तान को भी होगी, बुखलाहट आईएसआई को भी होगी, बुखलाहट गुपकारियंस को भी होगी। मेरा ये मानना है कि वो लोग, जिन लोगों ने ये बोला था कि 370 और 35 से हटने के बाद तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, उनके इशारे के ऊपर यह पटाखा चलाया गया है। मेरा तो इतना ही मानना है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सेना, कश्मीर की मोदी सेना अब रुकने वाली नहीं है। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा दूर पहाड़ के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, गांव के ऊपर, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा इन डीडीसी के चुनावों में लहराया गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है, अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। विभोद जी, आपको नहीं लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की अचीवमेंट है, उपलब्धि है कि इस वक्त लोग कश्मीर में तिरंगा फहरा रहे हैं? मात्र 1.25 साल हुआ है 370 और 35 से हटे हुए। देखिए, कश्मीर के लोग हमेशा नेशनलिस्ट रहे हैं, कश्मीर के लोग हमेशा शांति प्रिय रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के दबाव में रहे हैं, आतंकवादियों के दबाव में रहे हैं, हुर्रियत के दबाव में रहे हैं, पाकिस्तान के दबाव में रहे हैं, इन पीडीपी और नेशन कॉन्फ्रेंस के लोगों के दबाव में रहे हैं। आप देखिए कैसे अमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दी कि कश्मीर का युवा नए सिरे से बंदूक उठाएगा। कितनी उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि वो कश्मीर को दोबारा से बंदूक के अंदर ले जाना चाहते हैं। इन लोगों के कारण कश्मीर के लोग जो थे वो इस समय चुप थे, लेकिन अब जब एक अच्छा माहौल मिला, 370 और 35 से हटा, आतंकवाद खत्म हुआ, पत्थरबाजी खत्म हुई, कश्मीर के लोग खुल के बाहर आ गए। कश्मीर जो कश्मीर है, कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, कश्मीर बादाम के लिए जाना जाता है, कश्मीर सेब के लिए जाना जाता है, कश्मीर पहलगाम, गुलमर्ग, डल लेक के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का बैट, क्रिकेट बैट दुनिया के अंदर सप्लाई होता है। और इन लोगों ने कश्मीर को पत्थरबाजी का गढ़ बना दिया, इन लोगों ने कश्मीर को आतंकवाद का गढ़ बना दिया, इन लोगों ने कश्मीर को आतंकवाद का गढ़ बना दिया। कश्मीर आज चाहता है कि उसका सेब दोबारा से दुनिया के अंदर जाए, दोबारा से दुनिया का टूरिस्ट कश्मीर के अंदर आए। कश्मीर का युवा जो है वो मौत चाहता है। कश्मीर के लाल चौक के लोग बिजनेस हब चाहते हैं। डाउनटाउन के नाम के ऊपर लाल चौक को पत्थरबाजी के नाम से मशहूर किया गया, जबकि आज कश्मीर का लाल चौक दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हब होना चाहिए था। कश्मीर उस तरफ अब देख रहा है। कश्मीर की आंखें मोदी जी के ऊपर हैं, माननीय मोदी जी के ऊपर है, माननीय अमित शाह जी के ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी पूरे तरीके से कश्मीर की चिंता कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आने वाले दिन कश्मीर के लिए बड़े सुनहरे दिन होंगे। कश्मीर की डेमोक्रेसी की जीत है। कश्मीर के अंदर इस बार खुलकर वोटिंग करना कश्मीर के लोगों का एक बड़ा संदेश इन गुपकारियंस को, पाकिस्तान को और सारी दुनिया को उन्होंने दिया है। इसलिए विनोद जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के एक एक कार्यकर्ता की जीत है। कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अंगारों के ऊपर नंगे पांव चलता है, जान हथेली पे लेके चला है। कश्मीर के अंदर 25 से 30 के करीब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहादत दी है, लेकिन डरे नहीं है, डगमगाए नहीं है। उसी कारण आज इन डीडीसी के चुनावों में कश्मीर का कमल हर जगह खिला है, हर जगह कश्मीर में कमल का झंडा गया है। बिल्कुल विभोद जी, हाल ही में महबूबा मुफ्ती ने एक नेशनल डेली को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट को कश्मीर की राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि महबूबा मुफ्ती जी पहले ये बताएं, जब वो चीफ मिनिस्टर थी और उस समय यहाँ पर अलग से कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी के लिए बात उन्होंने फाइनल की थी, या एक्स सर्विसमैन्स के लिए कॉलोनीज बनाने की बात हुई थी? क्या उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि कश्मीर आर्मी के कैंप में कश्मीर के नौजवान टॉफी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं? महबूबा मुफ्ती जी की स्टेटमेंट जब वो पावर में होती हैं कुछ होती है, जब पावर से उतरती हैं उनका चेहरा कुछ और होता है। कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं होने वाली है, लेकिन कश्मीरी पंडित
जो कश्मीर के निवासी हैं, कश्मीरियत किस चीज़ का नाम था? कश्मीरियत जिसके अंदर यहाँ मस्जिदों के अंदर अजान होती थी, मंदिरों में पूजा होती, गुरुद्वारों में अरदास होती थी। आज अगर नए सिरे से वो कश्मीर बनेगा, अब कश्मीरी पंडित अगर वापस आते हैं, अपने घरों में आते हैं, अपने बागों में जाते हैं, तो महबूबा मुफ्ती जी को तकलीफ किस बात की है? इसमें डेमोग्राफी कौन सी चेंज होने वाली है? डेमोग्राफी तो कश्मीर की लीडरशिप ने की, कश्मीर के इन मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार ने की। 1990 के अंदर जिस ढंग से कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला गया, यहाँ कश्मीरी पंडितों की बेटियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ बहरूमती जिस ढंग से हुई, यहाँ घर जिस ढंग से चलाए गए, यहाँ लाउड स्पीकर्स के अंदर कुछ मिसक्रिएंट्स ने जिस ढंग से कहा कि आप कश्मीर छोड़ दो, ये तो उनको शर्म होनी चाहिए कि इतना बड़ी बात हो गई। कश्मीर से कश्मीरी पंडित जो है कश्मीरी पंडितों से विहीन हो गया, और एक FIR इन लोगों ने नहीं लगाई, एक मुकदमा नहीं चला, किसी को सजा नहीं हुई, कोई कमीशन मुकर्रर नहीं हुआ। उल्टा जमीनों में मिसक्रिएंट्स ने कब्जे कर लिए, मकानों में मिसक्रिएंट्स ने कब्जे कर लिए, कुछ मिसक्रिएंट्स ने मंदिर तोड़ दिए। ये तो उनको सोचना चाहिए। डेमोग्राफी तो इन लोगों ने चेंज की यहाँ की, पाकिस्तान और ISI के इशारे के ऊपर। इसलिए विभो जी, सवाल अब ये उठता है कि चलिए कश्मीरियों को भगाया गया, लेकिन अब आपके पास क्या मसूदा है कि कश्मीरी विस्थापित पंडितों को वापस घाटी पहुंचाया जाए? देखिए, आप देखिए, जब माहौल खुल रहा है, नए सिरे से अब पोलिंग हो रही है, यहाँ बाजार खुल रहे हैं, यहाँ बाजार बंद का कोई चार्ट जो है वो डिक्लेयर हुर्रियत नहीं कर रही है, तो एक अच्छा कॉर्डियल माहौल बन रहा है। यहाँ का मुस्लिम समाज भी चाहता है कि कश्मीरी पंडित जो है वो वापस आए। कश्मीर के ऊपर जो एक ब्लैक स्पॉट जो है पूरी दुनिया के अंदर लगा हुआ है, यहाँ का कश्मीरी मुसलमान उसको धोना चाहता है। कुछ लोगों के कारण वो जो चीज़ हुई थी वो हुई थी, बाकी प्लान किया जा रहा है। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं माननीय अमित शाह जी, वो सारा इसको मॉनिटर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर से नई हवाएं चलेंगी, नया माहौल बनेगा, उस नए माहौल के अंदर कश्मीरियत नए सिरे से अपने आप को जिंदा करेगी। विभो जी, आज भी गुपकार अलायंस को इस बात का पूरा भरोसा है कि 370 और 35 से कोई इमोशनल कार्ड खेल करके मिसलीड किया जा सकता है कश्मीरी आवाम को। क्या ये कार्ड चल पा रहा है? देखिए, जब पंचायती चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने चुनावों का बायकॉट किया और कहा कि जब तक 370 और 35 से वापस नहीं आएगा तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जी। अमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि लानत होगी हम लोगों पर अगर 370 लिए बिना हम चुनाव में उतरे। महबूबा जी ने कहा कि जब तक स्टेट का झंडा वापस नहीं आएगा हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। उस समय उन्होंने बायकॉट किया, और आज ना 370 वापस आया, ना 35 से वापस आया। आज ये इन्होंने गुपकार बनाकर ये चुनावों में उतर गए। कश्मीर इसको समझ रहा है। आज कश्मीर इस बात को समझ रहा है कि कितने पावर लस्ट हैं ये लोग। आज रोशनी स्कैम में फंस गए और उनको लगा कि पावर वापस लेनी है, हम मारे जाएंगे, और वो चुनावों में उतर गए। इसलिए वो कार्ड, अगर वो कार्ड काम करता, आज बम्पर पोलिंग ना होती। आज कश्मीर के लोग खुलकर पोलिंग स्टेशन पे खड़े नहीं होते। विनोद जी, आपने भी देखा और आपने बताया भी कि सुबह 7 बजे कश्मीर में हमारी बुजुर्ग माताएं, हमारी बहनें 7 बजे इतनी ठंडी में 100 की लाइन लगाकर खड़ी हैं 7 बजे, और वो पोलिंग कर रही हैं। ये 370 और 35 से टूटने के हक में पोलिंग हुई है। इस बात को कश्मीर ने इन लोगों को एक अपना संदेश दे दिया। आपने कहा कि 370 और 35 से को हटाने के फेवर में पोलिंग हुई है, तो अगर नतीजे इसके विपरीत जाते हैं, इसको रेफरेंडम माना जाएगा? फिर देखिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने नतीजों की बात नहीं की। मैंने ये बात कही कि लोग खुलकर वोटिंग करने आए, लोगों ने डेमोक्रेसी की जीत की। यहाँ पर आज डेमोक्रेसी जीती है। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ग्रास रूट लेवल पर पावर देना चाहते थे, उसकी जीत हुई है। यहाँ पर उन्होंने सरपंचों के, पंचों के, BDC के, DDC के चुनाव करवा दिए। आम आदमी तक जो है उन्होंने पावर दे दी। कुछ लोगों के पास पावर थी,
एक परिवार का ही एमएलए बनता था, फिर उसका बेटा बनता था, उसका पोता बनता था। आज जी। आम लोगों के अंदर पावर चली गई है। यहाँ पर के लोग जी। जो है उन्होंने डेवलपमेंट के हक में वोटिंग की है। वो चाहते हैं यहाँ डेवलपमेंट हो, उस हक में वो खुलकर उन लोगों ने वोटिंग की है। जीत हार किसकी होगी उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। हाँ, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बैठा, कमल का फूल के झंडे वहाँ पर फहराए गए। जितनी रैलीज, पब्लिक गैदरिंग भारतीय जनता पार्टी के जलसों में हुई, उतनी तो किसी में नहीं हुई। यही भारतीय जनता पार्टी की जीत है और यही डेमोक्रेसी की जीत है। विभोद जी, आपने रोशनी का जिक्र किया और जी। कहा कि रोशनी स्कैम में ये फंसने लगे लोग। जी, फिर सरकार को क्या सूझी कि रिव्यू पिटीशन दायर कर दी? क्या आपको डर लग रहा था कि भाजपा के कुछ लोग रोशनी की स्कैम में आ जाएंगे? विनोद जी देखें, अगर विबोध गुप्ता भी रोशनी स्कैम में आता है तो कानून उसे कभी माफ नहीं करेगा। रोशनी स्कीम गरीब लोगों के लिए बनी थी, गरीब लोगों के घर रोशन करने के लिए बनी थी। फारूक अब्दुल्ला की कोठी को रोशन करने के लिए नहीं बनी थी, उनकी बहन को रोशन करने के लिए नहीं बनी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों दफ्तर रोशन करने के लिए रोशनी स्कीम नहीं बनी थी। अब उसमें जो जेन्युइन केसेस हैं, ये तो हम भी चाहते हैं कि अगर कोई किसान, कोई मजदूर, कोई गरीब जिसके पास 10 मरले जगह, 1 कनाल जगह पिछले 50 साल से है, पिछले 40 साल से है, और जेन्युइनली वो रोशनी के उन जो उसका जो बाय लॉज बने, जो रूल्स बने, उनमें फाल करता है, उनको इनके साथ ना मारा जाए, उनको इनके साथ ना मारा जाए, उनको उनका इंसाफ मिले। लेकिन रोशनी की आड़ के में अगर विबोध गुप्ता ने भी, जब रोशनी आई और उसके बाद 10 कनाल रकबा जो है वो मैंने ले लिया और 30 साल पुराने पटवारी से मैंने उसकी एंट्री करवा दी, तो कार्रवाई विबोध गुप्ता के खिलाफ होनी चाहिए। इसलिए ये रिव्यू हुई है कि वो लोग जो असल में हकदार हैं उनके साथ बेइंसाफी ना हो। जी विभोद जी, आखिरी सवाल आपसे। कश्मीर में आप 370 और 35A का जिक्र नहीं करते, वहां आप कहते हैं कि चुनाव विकास को लेकर के हो, जम्मू में ये कार्ड खेलते हैं, ये क्या वजह है? नहीं, हम यहां भी कह रहे हैं, आप हमारी चुनाव की रैली देखिए, हम तो यहां भी कह रहे हैं कि 370 और 35A के कारण आज यहां डेवलपमेंट नहीं हो पाई। आज कोविड के दौरान चाहे कश्मीर का पेशेंट कोविड पेशेंट हो, चाहे जम्मू का कोविड पेशेंट हो, उनको तो पंजाब के हॉस्पिटल्स में जाना पड़ा, उनको तो दिल्ली के हॉस्पिटल में जाना पड़ा। अगर 35A ना होता तो यहाँ भी मैक्स होता, यहाँ भी अपोलो होता, यहाँ भी और मेडिसिटीज यहाँ पर होती, यहाँ भी मेडिकल फैसिलिटीज मिलती। आप देखिए, कश्मीर का नौजवान हमारा जो बच्चा है, ग्रेजुएशन करने के बाद आफ्टर 12th वो इंजीनियरिंग करने कहाँ जा रहा है? चितकारा यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद में, अलीगढ़ में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहा है? यहाँ जम्मू और कश्मीर में एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। 35A के चलते यहाँ कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं आ सकी। क्या कारण है कि भाई अमृतसर में मैक्स हो सकता है तो जम्मू में और श्रीनगर में नहीं हो सकता है? क्या कारण है कि चंडीगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी हो सकती है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं हो सकती? ये 35A का कारण नुकसान हुआ है। और 370 के कारण सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि डेमोक्रेसी निचले लेवल तक इन्होंने नहीं आने दी। 2 परिवारों ने रूल किया, या हम ये कह सकते हैं इन 2 परिवारों के साथ कश्मीर के 50-60 परिवारों ने रूल किया। उसके अलावा क्या हुआ? आज पंचों सरपंचों के चुनाव हमने करवाए, BDC के चुनाव हुए, DDC के चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद MLA के चुनाव होंगे। तो ये 370 हटने के बाद हुआ ना जी। 370 हटने के बाद यहाँ वो सारे कानून जो लोगों के फेवर में थे, इन लोगों ने लागू नहीं किए थे, वो सारे के सारे अब लागू हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला साहब से, वो 370 की गुहार लगाते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के अंदर पोटा कानून आया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आया, सबसे पहले विनोद जी जम्मू कश्मीर स्टेट थी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला थे जिन्होंने पोटा कानून को असेंबली में पास किया। अब जरा उनसे पूछिए, वेलफेयर की स्कीमों को वो यहाँ पास करने के लिए तैयार नहीं है कि 370 कमजोर हो जाएगा, लेकिन पोटा उन्होंने असेंबली में पास कर दिया, क्योंकि पोटा लगाकर उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाना था।
जी, ये लोग जी। इतने ही अगर संजीदा थे कश्मीर को लेकर, और इनका बड़ा नारा रहा ऑटोनॉमी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में अमर अब्दुल्ला वहां मिनिस्टर थे, और यहाँ 2/3 मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, और इन्होंने असेंबली में ऑटोनॉमी का बिल पास करके दिल्ली अटल जी की गवर्नमेंट के पास भेज दिया, और अटल जी ने उसको फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अमर अब्दुल्ला जी ने रिजाइन दिया? नहीं दिया। इनको कश्मीर से कुछ लेना देना नहीं है, इनको कश्मीर के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, इनको कश्मीर की डेवलपमेंट से, टूरिज्म से कुछ लेना देना नहीं है, कश्मीर के बैट से, कश्मीर के सैफरान से, कश्मीर के सेब से इनको कुछ लेना देना नहीं है। कश्मीर की खूबसूरती को बिगाड़ कर पावर में रहना ही इनका एक एजेंडा था, एकमात्र एजेंडा था। ये कश्मीर के लोग समझ चुके हैं, इसलिए खुलकर उन्होंने इस बार बम्पर वोटिंग की है। बहुत बहुत शुक्रिया विभो जी, धन्यवाद। दर्शकों, अब हम बात करेंगे चैम्बर चुनावों को लेकर के, और चैम्बर चुनावों को लेकर के राकेश गुप्ता का कहना है कि कहीं ना कहीं उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है। पिछले साल 1.5 साल से एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, ना सिर्फ मेरी इमेज टार्निश करने की, बट जो अपेक्स बॉडी है ट्रेड और इंडस्ट्री की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज जम्मू, उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी, खासकर फाइनेंसिस को लेके कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वो चैम्बर को लूट रहे हैं, खा गए हैं। तो आज हमने पूरी क्लैरिटी दी है कि हमें -40 लाख, -30 लाख में चैम्बर मिला जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ, और आज जब हम नई इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कार्यकाल समाप्त होने पे 5 करोड़ से ज़्यादा प्लस में हम चैम्बर दे के जा रहे हैं, और सारे फाइनेंशियल फिगर्स हमने बैंक्स के नाम और ब्रांचेस दी हैं, कोई भी पब्लिक में उससे चेक कर सकता है, खासकर हमारे मेंबर्स। और मैं आश्वासन देना चाहता हूं, जेसीसीआई क्लब जो प्रपोज था उसकी जितनी भी राशि थी जीएसटी देने के बाद 2 करोड़ 41 लाख रुपया, वो भी जम्मू कश्मीर बैंक बहु प्लाजा में पड़ा हुआ है, वो उनकी अमानत है, वो उसका पैसा डूबा नहीं है। और मैं अपने मैनिफेस्टो पे कायम हूँ, और मुझे अगर माँ भगवती के आशीर्वाद से और मेंबर्स के साथ से दोबारा मौका मिला तो ये उनका हसीन सपना जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स का, क्लब का, उसको पूर्ण करूँ। इस बाबत हमने वाईबी शर्मा से भी बातचीत की, जो फार्मर प्रेसिडेंट है चैम्बर के। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। तो दर्शकों, अब हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं वाईबी शर्मा, जो फॉर्मर चैम्बर प्रेसिडेंट है, और हाल ही में उन्होंने पार्टी कांग्रेस को भी छोड़ दिया है। शर्मा साहब, आपका स्वागत है। लेकिन आज जो चैम्बर के अध्यक्ष हैं राकेश गुप्ता, उन्होंने आप पर इल्जाम लगाया है कि आपने कहा है कि चैम्बर में लूट खसूट जारी है, और उन्होंने बैंक डिटेल्स भी दी हैं कि किस तरीके से उन्होंने चैम्बर के पैसे को बचाया है। क्या कहेंगे आप? मेरे को क्वेश्चन बड़ा क्लियर नहीं सुनाई दिया है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन से समझ सका हूँ कि हमने कोई जो हमारे प्रेसिडेंट, आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कोई लूट खसूट वाली बात, उन्होंने कोई इल्ज़ाम लगाया है। मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया हो, क्योंकि ये बातें तो डिटेल्स हैं जो कि जब कोई चैम्बर की बैलेंस शीट आएगी, जबकि अकाउंट्स आएंगे, तो वो हम वो अकाउंट्स देख के कोई इसके मुतल्लक बातचीत कर सकते हैं। जो प्रेजेंट स्टेटस है वो हमने कोई इस तरह की बात नहीं की। जी शर्मा साहब, ये भी कहा उन्होंने कि जो 461 बंदों का, मेंबर्स का, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जा रहा, उसके पीछे भी आप ही का हाथ है। मुझे इस चीज़ का सख्त अफसोस है कि इस तरह की बात कही जा रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 461 लोग हैं, पहले तो मेरे को ये नंबर ही कोई मेरे को नहीं मालूम था, बट दे आर दी ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, और उनके प्रति हमारे मन में पूरी इज्जत मान, और हम चाहते हैं कि वो चैम्बर के सदस्य बने, एंड वी विल से वेलकम टू देम। लेकिन जिन हालात में उनकी बात कही जा रही है, उसमें किस ढंग से हमारी जो भी अदालत में बातचीत हुई, ऑनरेबल मेंबर्स के प्रति हमारी कोई भी ऑब्जेक्शन या कोई किसी तरीके से भी हमारी पिटीशन में सवाल नहीं था। वो सिर्फ यही था कि जिस ढंग से
चैम्बर की जो मौजूदा टर्म चल रही थी उसको उन्होंने एक मीटिंग करके उस अपनी टर्म को 2 साल बढ़ाने के लिए एक वहाँ पे अपनी वो अमेंडमेंट की या अपनी बात को वहाँ रखा और उनका कहना था कि हमने वो 2 साल का एक्सटेंशन ले लिया है। उसी बात को लेके हमारे जो सीनियर मेंबर्स थे उन सब ने आपस में मिलकर इस बात को चाहते थे कि रिजॉल्व हो जाए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसीडियम की व्यवस्था होती है कि किसी भी मेंबर को अगर कोई ऐसी बात या उनको कोई इस तरीके की कोई ग्रीवेंस हो चैम्बर की फंक्शनिंग में तो हम लोग उस प्रोसीडियम के पास जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कोई प्रोसीडियम ही नहीं बनाया था। ये बात हमने कोर्ट में भी कही कि जो भी जिस तरीके से चैम्बर्स के अफेयर को रन किया गया वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक था और वही एक इशू था जिसकी वजह से हम लोग कोर्ट में गए और हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन यही था कि चैम्बर की वर्किंग जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इन्होंने जो अपना टर्म एक्सटेंड किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जबकि हमारे संविधान में टर्म को एक्सटेंड करने का कोई प्रावधान ही नहीं है और इसलिए हम चाहते थे कि चैम्बर का जो इलेक्शन है विच इज़ अ डेमोक्रेटिक इन इट्स ऑपरेशन, वो इलेक्शन होना चाहिए। जो भी कोई प्रेसिडेंट बनते हैं ही इज़ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बट ऐसी बात नहीं हुई तो हमको कोर्ट में जाना पड़ा और जो कोर्ट का वर्डिक्ट है उसी वर्डिक्ट के अनुसार एक रिसीवर अपॉइंट हुए और वो रिसीवर साहब इस वक्त इलेक्शन करवा रहे हैं। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।